हाय गाइस, दिस इज सीए क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि ये कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई फोकस फंड के बारे में। तो जैसे कि इसके नाम से हमें समझ आता है ये एक फोकस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। फोकस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड वो फंड्स होते हैं जहां पर मेजरली जो पैसा है वो सिर्फ मैक्सिमम 30 कंपनीज में लगाया जाता है। तो यहां पर एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चला जाता है। तो ये एक रिस्क भी होता है इन फंड से जुड़ा हुआ, जो कि आपको समझकर चलना है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि ये फंड कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या ये फंड अभी भी अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इस वक्त कैसी दिखती है, और क्या ये फंड इस गिरती हुई मार्केट में आपको एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे पा रहा है या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक फोकस फंड कैटेगरी का फंड है। अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो BSE 500 TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। और जितने भी ये फोकस्ड फंड्स होते हैं इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये मैक्सिमम 30 कंपनीज में ही अपना पैसा लगा सकते हैं, यानी कि जो पोर्टफोलियो होता है वो काफी कंसंट्रेटेड रहता है। तो ये एक रिस्क है जो आपको इन फंड्स में अगर आप पैसा लगाते हैं तो समझ कर चलना है। वहीं बात कर लें दोस्तों अगर इसकी लॉन्च डेट की, तो काफी पुराना फंड है। 2004 से ये फंड चल रहा है। इससे पहले इस फंड का नाम कुछ और हुआ करता था। अब रिसेंट में कुछ टाइम पहले इसका नाम बदलकर एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड रख दिया गया था। वहीं अगर हम बात करें इसके फंड मैनेजर की, तो मिस्टर आर श्रीनिवासन जी इस फंड को सिंस इंसेप्शन यहां पर हैंडल कर रहे हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव बात ये लगती है, कंसिस्टेंसी मिलती है एक फंड को। अगर सेम फंड मैनेजर सिंस इंसेप्शन, आप देखिए 15-17 सालों से सेम फंड मैनेजर अगर किसी फंड को मैनेज कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी विद रिस्पेक्ट टू उस फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उससे लेकर मिलती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसके फंड साइज की, तो सिंस ये काफी पुराना फंड है तो अभी इस फंड का जो साइज है वो 24,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो फंड का साइज जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है। और फोकस कैटेगरी का फंड है तो सिर्फ 30 कंपनियों में ही पैसा लगा सकता है। तो ये एक रिस्क हो जाता है फोकस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में कि एक लिमिटेड ही कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं। तो अगर फंड साइज बढ़ता भी जाता है तो एक्स्ट्रा
कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकते, उन्हीं कंपनीज में पैसा बढ़ाना पड़ता है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात कर लें तो इन फंड्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किस कैटेगरी की कंपनी में कितना पैसा लगाना है, लेकिन यहाँ पर ये फंड मेजरली अपना जो पैसा है वो लार्ज और मिड कैप कंपनीज में लगाकर चल रहा है। लार्ज कैप कंपनीज में 52% और मिड कैप कंपनीज में 38%, स्मॉल कैप कंपनीज में कोई पैसा ये फंड नहीं लगा रहा है। तो फोकस इक्विटी फंड वैसे भी थोड़ा रिस्की होता है और वहां पर अगर ये एक फंड मिड कैप कंपनीज में 39% के आसपास पैसा लगा रहा है तो रिस्क थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस फंड में पैसा लगाते हुए इन सब चीजों का ख्याल रखिएगा। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 1 साल के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो उस पर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिस्क रेशोज पे यहां पर बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 18.06 चल रही है, लगभग कैटेगरी एवरेज जैसी ही स्टैंडर्ड डेविएशन दिखती है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, तो वॉलेटिलिटी इस फंड की लगभग कैटेगरी एवरेज जैसी ही है। वहीं शार्प रेशो ये बताते हैं कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, वहां पर स्लाइटली बेटर यहां पर दिखता है ये शार्प रेशो में। टर्नओवर रेशियो ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है, यानी कि कितना ज्यादा अपनी कंपनीज को बाय और सेल कर रहा है। और जितनी कम टर्नओवर रेशियो रहती है उतनी एक फंड की स्टेबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच दिखती है। तो ये टर्नओवर रेशियो जितनी भी हमने देखी है, मेजरली अगर आप देखेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड्स में काफी कम टर्नओवर रेशियो रहती है और यहां पर भी काफी कम टर्नओवर रेशियो आपको देखने को मिल रही है। सिर्फ 39% की टर्नओवर रेशियो इस फंड की है। तो टर्नओवर रेशियो के मामले में काफी अच्छा ये फंड दिखता है, बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में ये नहीं करता है। सेक्टर एलोकेशन पे बात कर लें दोस्तों तो सबसे ज्यादा पैसा ये फाइनेंशियल सेक्टर में लगाकर चल रहा है 30% के आसपास। उसके अलावा हेल्थ केयर सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स और कम्युनिकेशन सेक्टर में ये अपना पैसा लगा रहा है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में काफी ज्यादा एलोकेशन है, यहाँ पर 30% पैसा। उसके अलावा हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे कंपनी सेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। कंपनीज पे दोस्तों बात कर लें तो इस फंड में इंडियन कंपनीज के साथ साथ 2 आपको फॉरेन कंपनीज भी देखने को मिलती है। एक फॉरेन कंपनी आपकी अल्फाबेट इंक क्लास ए यानी कि गूगल है, जिसमें 4.9% पैसा है। उसके अलावा नेटफ्लिक्स में भी इसने 2-3% एलोकेशन किया हुआ है। टोटल कंपनीज अगर आप टॉप 10 देखते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा मुथूट फाइनेंस में लगा हुआ है 6% के आसपास। उसके अलावा आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक यहां पर दिखते हैं। तो जैसे कि हमने वहां पर देखा था कि फाइनेंशियल सेक्टर में मेजर पैसा था, तो आप देखेंगे टॉप 5 जो कंपनीज हैं ये सारी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज हैं। और अगर आपको पता होगा अभी कुछ टाइम से फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। उसके अलावा डिविज लैब जैसी कंपनी दिखती है जिसमें एक मेजर करेक्शन अभी हमने देखा था। भारतीय एयरटेल और मैक्स हेल्थ केयर जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। तो कंपनीज यहां पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन दिखता है फाइनेंशियल सेक्टर का। किसी एक कंपनी में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है, मैक्सिमम 6-7% एलोकेशन एक कंपनी में दिखता है। और टॉप 10 कंपनीज में आप देखेंगे तो 5% एलोकेशन लगभग सभी कंपनीज में यहां पर देखने को मिलता है। तो थोड़ा रिस्की ये फंड यहां पर नजर आता है। एक तो ऑलरेडी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, उसमें से भी टॉप 5 कंपनीज जो हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज है, तो फाइनेंशियल सेक्टर पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट होके ये फंड चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लें इसकी रिटर्न्स पे, तो अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता आज से 5 साल पहले 10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 18,000 के आसपास बना दिए हैं और 13% के आसपास की रिटर्न यहां पर दिखती है। 1 साल पहले अगर आपने लगाया होता तो -2% की रिटर्न है। और अगर आपने इस फंड में जनवरी 2013 में 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इसने आपका 35,000 के आसपास कर दिया है। तो 15% के आसपास की ओवरऑल लॉन्ग टर्म की रिटर्न इसकी दिखती है। अभी रिसेंट में अगर आप देखेंगे 3 और 5 सालों में सिर्फ 13% की रिटर्न है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे भी अगर दोस्तों यहां पर बात करें तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में खराब रिटर्न्स दिखती है। 1 साल में -22% की रिटर्न है, तो काफी खराब रिटर्न्स यहां पर दिखती है अगर आप 1 साल के एसआईपी पे देखते हैं। वहीं दोस्तों 2 साल में 7%, 3 और 5 साल में 13%। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करते हैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं इस फंड में। अब दोस्तों लेकिन कभी भी किसी फंड की रिटर्न्स अगर आप देखते हैं तो अगर आपको सही मायने में ये देखना है कि क्या वो फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा, तो आपको ये देखना जरूरी है
कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले अच्छी रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब अगर हम इस फंड की रिटर्न्स को कंपेयर इसके बेंचमार्क इंडेक्स से करते हैं तो आप देखेंगे 6 महीने में इस फंड ने नेगेटिव 18% की रिटर्न दी है, वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने नेगेटिव 11% की। यानी कि पिछले 6 महीने से जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है इस फंड का, बहुत ज्यादा गिरावट इसमें देखने को मिली है। एक साल में इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न दी है, 2 साल में इसने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया ये फंड, यानी कि जो इसकी रिटर्न्स है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन यहां पर देखने को मिलती है। 3 और 5 सालों में अगर आप देखते हैं तो 14% की रिटर्न है 3 सालों में, और 5 सालों में 13% की, और बेंचमार्क से लगभग 1-2% बेटर रिटर्न्स यहां पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आप यहां पर बात करेंगे फोकस फंड कैटेगरी के फंड्स की, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये थोड़ा रिस्की कैटेगरी हो जाती है, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहता है, और विद इन दिस कैटेगरी एसबीआई फोकस फंड थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर चलता है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं, फोकस फंड की कैटेगरी को आप समझते हैं, तो ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, और जो वो ज्यादा रिस्क ले रहा है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स भी ये नहीं जनरेट कर पा रहा है। तो इन सब चीजों का आप ख्याल रखें अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।